नमस्कार साथियों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में आर्ट्स हिंदी व्याकरण में उस विषय को लेकर चल रहे हैं जो लगभग सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य है, साथ में उन प्रतिभागियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो अपने विभिन्न प्रकार के लेखन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है शब्द रचना, जिसमें समास के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार से हम समास बनाते हैं, समास के कितने भेद हैं। ये सारी की सारी जानकारियाँ हम इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आपने आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियोस देखिए, साथ में उनको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के अध्याय पर, जिसका शीर्षक है समास। समास अध्याय के माध्यम से हम आज समास के भेदों का उदाहरण सहित जानेंगे। समास किसे कहते हैं, सामासिक शब्द किसे कहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, समास विग्रह कैसे होता है, समास और संधि में क्या अंतर है, समास के कितने भेद हैं। इन सभी प्रश्नों को इस अध्याय में बहुत ही सरल भाषा में विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम करेंगे आज समास की परिभाषा। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब संक्षिप्त रूप में जो कहा जाए, छोटे रूप में जो कहा जाए। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, हम इसे जब समास पद बनाते हैं तो रसोई घर, ये इसका संक्षिप्त रूप बन जाता है, ये समास पद है। अब यहाँ बता दूँ मैं आपको एक बात और कि संस्कृत, जर्मन और बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा अगला जानकारी का विषय है वो है सामासिक पद। कि सामासिक पद क्या होते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक पद कहलाते हैं। वे शब्द जो समास के नियमों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको सामासिक पद कहा जाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वो गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं रसोई के लिए घर, और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो वो बनता है रसोई घर। तो यहाँ जो सामासिक पद हैं, रसोई के लिए जो घर है उसमें जो विभक्ति चिन्ह हैं वो गायब हो गए, लुप्त हो गए हैं। हाथ के लिए घड़ी, हथ घड़ी, इसमें के लिए लुप्त हो गया है। नील और कमल में और लुप्त हो गया है। राजा का पुत्र में का लुप्त हो गया है और ये समझ पद बन गया राजपुत्र। इस तरह से ये सामासिक पद शब्द होते हैं जो समास के नियमों से बंधे होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जब हम समस्त पद बनाते हैं या विग्रह करते हैं तो उसमें प्रायः हमें सुनने को आता है कि पूर्व पद और उत्तर पद। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर समस्त पद है, इसमें पूजा जो है वो पूर्व पद है, घर उत्तर पद है और पूजा के लिए घर समास विग्रह है। दोस्तों जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें या तो विग्रह दिया जाता है, समास बनाना दिया जाता है, या समस्त पद दिया जाता है, उसमें समास विग्रह करके समास का नाम पूछा जाता है। इसमें एक उदाहरण और देखते हैं, राजपुत्र, इसमें ये समस्त पद है, राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। राजा का पुत्र समास विग्रह है। इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग अलग यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है।
उसके बाद आता है समास विग्रह, कि समास विग्रह क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि समास विग्रह, तो वो समास विग्रह होता क्या है ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। जो दो शब्द सामासिक शब्द हैं उनके बीच में जो काम आते हैं शब्द, उनको समास समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के लिए सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जब समास विग्रह करते हैं तो उसमें समास जो शब्द होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, उनको गायब नहीं, यहाँ पे गलत लिखा गया, उनको लिखा जाता है ताकि समझ में आ जाए कि ये किस समास का विग्रह है। उसकी पहचान उसी विग्रह के अनुसार होती है। जैसे माता पिता, माता और पिता, यहाँ पर और जो है वो बीच में लग गया, दोनों शब्द जो शब्द हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का जो विभक्ति चिन्ह है वो बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा समास विग्रह किस तरह से हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ एक प्रश्न और स्पष्ट करना चाहेंगे कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाना, जोड़ना। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इनमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए गए जो शब्द हैं उनको तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, जिसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। दोस्तों, संधि का ये यहाँ पर एक जो सरल सी परिभाषा है वो देने का प्रयास किया है। बाकी जब हम संधि और उसके भेद अध्याय करेंगे तो उस वीडियो में आपको संधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। यहाँ उदाहरण है, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, दोनों मूल शब्द हैं, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क में जो ए है और आ है वो आपस में मेल खाकर का बन गए हैं, तो यहाँ पर पुस्तकालय बन गया है। इसके बाद समास का, वैसे तो हम बता चुके हैं ऊपर समास किसे कहते हैं, फिर भी एक बार यहाँ पर दोबारा इसको दोहरा लेते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच से विभक्तियों को लोप किया जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित भी किया जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता। दोनों तरह से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। यहाँ हम खाली इतना भी लिख सकते हैं, विष को धारण करने वाला। और जब हम समस्त पद को लेकर चलते हैं और वहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि विष को धारण करने वाला कौन है, तो वहाँ पर फिर हम बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है शिव, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। अब बात करते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः हम 6 भेद यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। पहला है अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम बात करेंगे अविभाव समास की। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। अव्यय का क्या अर्थ होता है? अव्यय का अर्थ होता है कि जो अव्यय पद किसी भी अवस्था में लिंग वचन कारक में बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है, उसको अव्यय कहते हैं और वही यहाँ पर बताया गया है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ पर अविभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अविभाव समास माने जाते हैं। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे ए, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन
आज जन्म जन्म से लेकर घर घर प्रत्येक घर, रातों रात रात ही रात में आमरण मृत्यु तक, अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ, निर्भय बिना भय के, अनुकूल मन के अनुसार, भर पेट पेट भर कर, बेशक शक के बिना, खूबसूरत अच्छी सूरत वाली। ये अविभाव समास के उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अविभाव समास हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम प्रधान हो और अव्यय हो। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और जो पूर्व पद है, पहला पद है, वो गौण हो। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। जिस कारक चिन्ह की विभक्ति लगी होती है, जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह की विभक्ति आती है, उसी के अनुरूप हम समास को बता सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, प्रकार है, कौन सा कारक इसमें लगा हुआ है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, इसमें ग्रंथ जो है उसकी प्रधानता है। राजा का पुत्र, राजा राजपुत्र। तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत माने किया हुआ, रचित हुआ। यहाँ इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह विशेष रूप से बात ध्यान रखने की है। अब बात करते हैं हम कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के। पहला आता है कर्म तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिह्न को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है और उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। को के लोप से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथ किसने लिखा उसको क्या कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं। इसमें को जो है वो कर्म तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। इसके बाद बात करते हैं हम कर्ण तत्पुरुष की, जहाँ पर पहले पद के में कर्ण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच कर्ण कारक छिपा होता है। कर्ण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा ओ या और से होता है, उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है। जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप होने पर यहाँ पर दोनों को मिलाया गया, दोनों पदों को मिलाया गया तो वाल्मीकि रचित बना। इस तरह से ये कर्ण तत्पुरुष समास है। इसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। के लिए का लोप होने पर यह समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पर के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होने पर सत्याग्रह बन गया है, समस्त पद सत्याग्रह बनता है। इसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होना, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। से का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। से जो अपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है, इसको हटाने पर यहाँ पर पथ भ्रष्ट समस्त पद बनता है। संबंध तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की होती है, इसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। काके की आदि का लोप होने के कारण समास बनता है। जैसे राजभाषा, राजा की भाषा। यहाँ की शब्द को हटा दिया गया, सॉरी की का विभक्ति चिन्ह को हटा गया तो राजसभा समस्त पद बन गया। इसके बाद आता है इसमें अधिकरण तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है।
अधिकरण कारक का चिह्न या विभक्ति में पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। में और पर का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, यहाँ पर में जो है वो अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिह्न है, उसको हटा दिया गया तो जो समास पद बना वो बना जल समाधि। इस तरह से तत्पुरुष समास को हम कारक के आधार पर बांट सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें तत्पुरुष समास का एक और जो भेद है, प्रकार है, वो है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष का अभिप्राय है कि जो पहला पद है वो निषेधात्मक होता है, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, ए का अर्थ न सभ्य, अनादि न आदि, असंभव न संभव, अनंत न अनंत, न अंत जिसका अंत ना हो। इस तरह से ये हम तत्पुरुष समास में नन तत्पुरुष को लेते हैं। इसके बाद अगला जो समास का भेद आता है वो आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं और जो समास के विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। कर्मधारय समास में विग्रह में है जो, के समान है जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख वाला, विशेषता बताई गई है यहाँ पे। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पर भी विशेषता बताई गई है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, यहाँ पर भी विशेषता बताई गई है। चरण कमल, चरण के समान कमल के समान चरण, यहाँ पर भी विशेषता बताई गई है। नील गगन, नीला है जो गगन या आसमान, यहाँ पर भी विशेषता बताई गई है। तो जहाँ पर विशेषण उपमेय उपमान दिखाया जाए वहाँ पर हम कर्मधारय समास मानते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ द्विगु समास में हम संख्या के रूप में, समूह के रूप में लेते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, यहाँ पर नवग्रह में 9 ग्रहों का समूह बताया गया है। दोपहर, दोपहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों, अब्दों का मतलब वर्षों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। यहाँ पर इस प्रकार से जो संख्यावाची है शब्द बनते हैं, समस्त पद बनते हैं, वो जो हैं वो द्विगु समास में शामिल होते हैं। अब द्विगु समास के अंतर्गत जो भेद आते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। पहले समाहार द्विगु समास का मतलब समझ लेते हैं। समाहार का मतलब होता है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे 3 लोगों का समाहार, 3 त्रिलोक, 5 वटों का समाहार, पंचवटी, 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुवन। इस तरह से ये आता है। उसके बाद आता है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, जिसमें हम बता सकते हैं कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें समाहार नहीं जोड़ा जाता है। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास 2 प्रकार का होता है। यहाँ पहले देखिए एक बताया है कि बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में। जैसे दो माता, 2 माताओं के मेल का, 2 सूतों के मेल का, 2 सूती। इसी तरह से दूसरा बताया यहाँ पे जहाँ पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है। जैसे 5 प्रमाण, पंच प्रमाण, 5 हत्थड़, पंच हत्थड़। तो ये हमारा इस तरह से उदाहरण आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्वंद्व समास।
द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों पद जहाँ पर प्रधान हो, दोनों समान हो। जिस प्रकार मल्ल युद्ध में, कुश्ती में दोनों पहलवान जो होते हैं वो समान होते हैं, एक जैसे बल वाले होते हैं, उनका सामर्थ्य एक जैसा होता है, ठीक वैसा ही यहाँ पर जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण होना संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि दोनों विलोम हो। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का जब हम समास पद बनाते हैं तो योजक चिन्ह या का बोध होता है। जैसे जलवायु, जल और वायु, और आया यहाँ पे अपना और पराया, इसमें भी और योजक जो चिन्ह लगाया गया है अपना पराया के बीच में, तो अपना या पराया। पाप योजक चिन्ह लगा के पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। इस तरह से हम द्वंद्व समास के उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ आगे बताया द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद बताए गए हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। सबसे पहले हम कर रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास। वो द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हों, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण। माँ और बाप, माँ बाप। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। गाय और बैल, गाय बैल। ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद न केवल प्रधान होते हैं बल्कि अपना अपना अस्तित्व भी रखते हैं। इसके बाद अगला आता है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब यह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में 2 पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है और अपने अर्थ का बोध प्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। हाथ पाँव, हाथ और पाँव। आहार निंद्रा, आहार और निंद्रा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास की। इस द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच में या, अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय वा, या, अथवा का प्रयोग होता है, जिसका समास करने पर लोप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। भला बुरा, भला या बुरा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। ये बात ध्यान में रखने की होती है कि इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और उसकी की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ये इसके पहचान बता दी गई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद की प्रधानता हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की संकेत करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका, अर्थात जिसका मतलब किसका। प्रश्न आ जाता है हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एकदम से प्रश्न कौंधता है कि नीलाकंठ किसका है। और जब हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, समझा हुआ है या कहीं फोटो में या किताबों में देखा हुआ है, तो तुरंत ही हमारे मस्तिष्क में एक मानस पटल पर एक चित्र उभर कर आएगा, किसका, शिव का।
तो अपने आप ही ध्यान में आ जाएगा कि नीलकंठ किसका है, शिव का। तो यहाँ तीसरे के लिए ना तो नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है, तो दोनों को मिलाकर तीसरा जो पद है वो प्रधान है। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए वह बहुव्रीहि समास है। इस समास के समासगत पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ये किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे गजानन, गज का आनन है, जिसका किसका, गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके किसके, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका किसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका किसका, गणेश। जब हम ये विग्रह करते हैं कि लंबा है उदर जिसका, तो अपने आप ही मस्तिष्क में एक प्रश्न कौनता है कि किसका, तो लंबा उदर किसका है, गणेश का। इसी तरह से दशानन, दस है आनंद, आनंद का मतलब मुख जिसके किसके, रावण के। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला कौन, विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके किसके, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु। इस तरह से ना तो पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा, बल्कि तीसरा पद हुआ, वहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। अब बहुव्रीहि समास के हम उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। 5 उदाहरण हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, वैधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, व्यतिहार बहुव्रीहि समास और प्रादि बहुव्रीहि समास। पहले हम बात करेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास की। इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वो कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त होता है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे प्राप्त है उदक जिसको, प्राप्तोदक। जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, जितेंद्रिया। दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन। निर्गत है धन जिसमें, निर्धन। नेक है नाम जिसका, नेक नाम। सात है खंड जिसमें, सतखंड। अब करते हैं वैधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, इसलिए उसे वैधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे शूल है पानी में जिसके, शूल पानी। वीणा है पानी में जिसके, वीणा पानी। अगला करते हैं हम तुल्य योग बहुव्रीहि समास, जिसमें पहला पद सह होता है, वह तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसे सह बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। सह का अर्थ होता है साथ, और समास होने की वजह से ये सह के स्थान पर केवल सह रह जाता है। इस समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय जो सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो वो समास में पहला हो जाता है। जैसे जो बल के साथ है, सैबल। जो दे के साथ है, सैदे। जो परिवार के साथ है, सपरिवार। इस तरह से हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। अगला आता है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। व्यतिहार बहुव्रीहि समास में जिससे घात या प्रतिघात की सूचना मिले उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज़ से और उस चीज़ से लड़ाई हुई। जैसे मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की। बातों बातों से जो लड़ाई हुई, बाता बाती। इस तरह से हम व्यतिहार बहुव्रीहि समास को कर सकते हैं। साथियों, अब बात आती है कि जो समास हमने पढ़े हैं उनमें से बहुत से ऐसे समस्त पद आते हैं जिनका भेद जानना हमारे लिए अनिवार्य है कि ये कौन से समास का समस्त पद है। और मैंने जब पहले पढ़ाया उसमें बताया कि जब भी हम कोई समस्त पद करते हैं तो उसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसी की पहचान के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये किस समास का समस्त पद है, कौन से समास के किस भेद के अंतर्गत यह आता है। अब वहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर हम
समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कर्मधारय समास में होते हैं, वही बहुव्रीहि समास में होते हैं, या जो द्विगु समास में है वो भी बहुव्रीहि समास में है, या दूसरे ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे समास से समास पद में मेल खाते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तब हम उनकी पहचान के अनुसार उनके भेद को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। यही बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पहला है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। इन दोनों समास में अंतर समझाने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक शब्द विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है और गगन विशेष्य है। साथियों, विशेषण विशेष्य का भी हमें पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। यहाँ मैं आपको संक्षेप रूप में बता रहा हूँ। बाकी जब हम विशेषण संबंधी अध्याय करेंगे तो उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा कि विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं और क्या क्या उसमें शामिल है। यहाँ मैं बता दूँ कि विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल जो है वो उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि समास में समास पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर चक्र को धारण करता है, जो अर्थात श्री कृष्ण। अब हम एक उदाहरण लेंगे जो दोनों में आता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, जो कंठ, अगर इसका इस तरह से विग्रह करते हैं तो कर्मधारय समास में आता है। और यदि इसका हम विग्रह ये करते हैं नीला है कंठ जिसका, तो वहाँ बहुव्रीहि समास आता है, क्योंकि वहाँ न तो प्रथम पद प्रधान है, न द्वितीय पद प्रधान है, अपितु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधानता प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से लंबोदर मोटे पेट वाला, यहाँ पर विशेषता बताई गई है तो यहाँ पर कर्मधारय है। और यदि हम इसको कहें कि लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से महान है जो आत्मा, कर्मधारय है। महान आत्मा है जिसकी, वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। कमल के समान नयन, कमल नयन में कर्मधारय है। और कमल के समान नयन है जिसके, वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पीले हैं जो अंबर, यहाँ पर पीताम्बर जो शब्द बनेगा, समस्त पद बनेगा, वो कर्मधारय का बनेगा। और यदि हम इसको इस तरह से विग्रह करेंगे कि पीले अंबर हैं जिसके, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास बनेगा। इसी तरह से हम द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर करेंगे। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह हम विग्रह करते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास है। और चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पंचवटी, पांच वटों का समाहार करते हैं तो वहाँ द्विगु समास है। और पंचवटी, पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थान, अर्थात दंडकारण्य में स्थित यह स्थान जहाँ वनवासी राम, सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, वो बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह करते हैं तो द्विगु समास है। तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव, तो वहाँ बहुव्रीहि समास है। 10 आनंद, 10 हैं आनंद, 10 आनंदों का समूह करते हैं तो द्विगु समास है। और 10 आनंद हैं जिसके करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो समास की पहचान है वो समास विग्रह के आधार पर ही हम करेंगे। जिस तरह से हम समास विग्रह करेंगे उसी तरह का उसमें समास होगा। अब आगे करते हैं द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ जब भी द्विगु समास आ रहा है। और जो दूसरे पद की गिनती बनाता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। द्विगु का पहला पद भी विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार समूह द्विगु समास है। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह द्विगु समास है।
पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम कर्मधारय समास है। रक्तोत्पल, रक्त से है जो उत्पल, वो कर्मधारय समास है। इस प्रकार हम द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर समझ सकते हैं। साथियों, ये थे हमारे समास और उसके भेद। आपको मैंने सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास किया है, संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किया ताकि आप इसको समझ सकें। ज़्यादा अति विस्तार में भी कई बार दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसको संक्षेप में और सरल भाषा में समझाने का प्रयास मैंने किया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा अभ्यास स्वरूप कुछ प्रश्न यहाँ देख लेते हैं, जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे देंगे। साथ में इनके जो उत्तर हैं वो आपको हमारी अगली जो वीडियो आएगी, जिसमें हम पद परिचय से जुड़ी हुई बातें समझेंगे। पद परिचय में भी विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द आते हैं, तो हमारी जो पद परिचय से जुड़ी हुई पहली वीडियो आएगी, जिसमें हम पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा और उसके भेदों के बारे में समझेंगे। उसमें इसके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय या छंद कहते हैं, ये बताना है। दूसरा प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद अविभाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। अगला प्रश्न हमारा आता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पम, माता पिता। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। अगला समास है हमारा, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या क्रमधारय। अगला है, देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। अगला है, देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या क्रमधारय। अगला है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। साथियों, ये जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये एक अभ्यास स्वरूप आपसे पूछे जा रहे हैं, ताकि आप इनका अभ्यास करके इनको अच्छी तरह से समझ सकें। अगला प्रश्न है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निषिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। अगला है, निशाचर में कौन सा समास है? अविभाव, कर्मधारय, नन या बहुव्रीहि। अगला है, चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव या द्विगु। अगला है, दशमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। अगला है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, कर्मधारय या द्वंद्व। अगला है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह, इनमें से कौन सा है? अगला है, किस समास में के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। अगला है, किस में सही समासिक पद है? पुरुष ध्वनि, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। अगला है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। अगला है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। अगला है, अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। अगला है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुषात्म या बहुव्रीहि। अगला है, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। अगला है,
देश प्रेम में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अविभाव। अगला है अनायास में कौन सा समास है? नंद, द्वंद्व, द्विगु या अविभाव। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। अगला है नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। अगला है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। अगला है कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। अगला है सागपात में कौन सा समास है? अविभाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। अगला है नीलकमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। अगला है भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। अगला है वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? नंद, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। अगला है नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव या द्वंद्व। साथियों, ये जो पूछे गए हैं ये सारे अभ्यास स्वरूप आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया है ताकि आप जो भी समाज संबंधी बातें समझाई गई हैं उनको आप समझ सकें और समझने के साथ साथ अभ्यास करके आप उनको देख सकें कि आपको वो किस स्तर तक समझ में आया है और कितना आप उसमें से कर सकते हैं। साथियों, अब बात आती है हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्नों की उत्तर की। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर इस प्रकार हैं। पहले का उत्तर है प्रत्यय, दूसरे का इत, तीसरे का अक, चौथे का आ, पाँचवें का आ, छठे का बिकाऊ, सातवें का लावा, आठवें का प्रेस, नौवें का धनिक, 10वें का जादूगर, 11वें का 42, 12वें का क्रिया, 13वें का पक्षिक, 14वें का इनमें से कोई नहीं, 15वें का आव, 16वें का वी, 17वें का ला, 18वें का हर्ता, 19वें का ई और 20वें का इष्ट। साथियों, ये थे हमारे शब्द रचना प्रत्यय के जो पूछे गए प्रश्न थे उनके उत्तर। आशा है आपने सभी ने सही किए होंगे। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम संज्ञा और उसके भेद करेंगे जिसमें समाज से संबंधित जुड़े जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देंगे। धन्यवाद।